नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिकल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों का, लेकिन बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, इन दिनों कपल लापता होने का ट्रेंड चल रहा है। एक और कपल जो है वो लापता हुआ है, ये सिक्किम में लापता हुआ है। पूरी जानकारी क्या है वो भी अब आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि आयुष्मान योजना में 10 करोड़ का घोटाला जो है वो सामने आया है, जिसके चलते कर्मचारी जो है अब इस घेराव में है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर रहेगी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की पैठ को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने का आरोप लगता है। इसी को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में जुट चुकी है। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे सर्वदलीय डेलीगेशन की, जो विदेश दौरे पर गया था वापस लौट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास रहा है वो भी आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर रहेगी, वाराणसी में वीआईपी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरी खबर क्या है, क्यों फर्जीवाड़ा हुआ, किस आधार पर हुआ और कैसे ये फर्जीवाड़े तक पूरा मामला पहुंच गया, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे सोनम रघुवंशी हत्याकांड को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। और इसी में राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जहां पर सोनम समेत आज सभी 5 आरोपियों की पेशी जो है वो होने वाली है। और सोनम रघुवंशी का शिलांग में मेडिकल करवाया गया है। तो ये हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पहले नीले ड्रम को लेकर बात की जा रही थी, अब सोनम ही कातिल है और सोनम रघुवंशी हत्याकांड जो है काफी सुर्खियां बटोरा है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस हाई लेवल पर जांच पड़ताल कर रही है। नए नए खुलासे हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई इस पूरे हत्याकांड के पीछे है, क्योंकि कभी एक बयान सामने आता है तो कभी दूसरा बयान सामने आता है, और उन बयानों से जो जांच की प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से बदलाव और परिवर्तन भी देखने को मिलता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस उस मौके पर पहुंच चुकी है, उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पुलिस ये पता लगा पाई है कि इस हत्याकांड की साजिश किसने रची थी, ये हत्याकांड का पूरा प्रकरण कहां से रचा गया था और अब कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल भारी सुरक्षा में गुवाहाटी में शिलांग जो है वो आरोपी लाए गए हैं। इसमें 4 से 5 आरोपी शामिल हैं। चारों ही आरोपी जो है वो आज पहुंचेंगे, कोर्ट में उनकी पेशी होगी। मेघालय पुलिस उनकी पेशी जो है वो कोर्ट में करवाएगी। कोर्ट में उनके सामने सवाल जवाब होगा और उसके बाद इस जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एक और खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि चारों आरोपी जो है आज ये पहुंचेंगे। इसके बाद मेघालय पुलिस की जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उसमें सवालों के जवाब जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो इस बीच फिलहाल ये एक बड़ी वारदात जो पेश आई है और इस हवाले से अपडेट आपको बता दें कि क्या कुछ नया आ रहा है। यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इस बीच सोनम हत्याकांड को लेकर अगर बात की जाए, शिलांग सदर पुलिस स्टेशन लाया गया है और अभी पुलिस को आरोपियों की 7 दिन की रिमांड जो है वो मिल चुकी है। यानी इन आरोपियों को 7 दिन के लिए रिमांड पर रखा जाएगा और सोनम रघुवंशी का ये मेडिकल करवाया गया है। कार्रवाई पूरी होगी, रिमांड के बाद पूछताछ भी जो है वो की जाएगी। तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा इस हत्याकांड में हो रहा है, जहां पर प्यार के पीछे पति की हत्या जो है सोनम ने कर दी और उसके बाद अब मेडिकल हो या फिर सीन रिक्रिएट करना हो या फिर पुलिस स्टेशन में लाना हो, रिमांड पर लाना हो, ये सब कार्रवाइयां एक एक करके पुलिस के द्वारा इस केस में की जा रही है। देखिए फिलहाल इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये है कि फिलहाल 7 दिन की रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है। इनकी 7 दिन की रिमांड होगी, पूछताछ होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और इसी तरह का मामला फिर सामने आया है। सिक्किम से एक कपल जो है वो लापता होने की खबर सामने आई है। ये कपल भी हनीमून के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां से लापता हुआ है। अभी तक जो खबर है वो ये है कि यात्रियों से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हुआ था और उसके बाद अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला है। एक तरफ जहां सोनम का पूरा मामला चल रहा है, सोनम हत्याकांड का पूरा मामला चल रहा है, वो भी एक नया कपल था, हनीमून के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था और घटना को अंजाम दिया गया। एक और कपल जो है वो सिक्किम से लापता बताया जा रहा है, जिसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो हादसे से जोड़ी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में वो सवार थे वो गाड़ी, वो वाहन गहरी खाई में गिरता है और उसके बाद उन लोगों का अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि मेघालय में लापता राजा और सोनम तो मिल गए हैं,
राजा का शव बरामद हुआ है। सोनम पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक और कपल जो है वो लापता हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रियों से भरा ये एक टेम्पो था जो हादसे का यानी एक्सीडेंट का शिकार हुआ, जिसके बाद ये कपल वहां से गायब है और पुलिस अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इनके जो कोई सुराग है इनके लिए मिल पाए। अभी तक लेकिन कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। तमाम कोशिशें अलग अलग रेस्क्यू टीम्स के द्वारा की जा रही हैं ताकि ये कपल यानी कि जो गुमा है एक्सीडेंट में उनकी कोई छोटी से छोटी जानकारी सामने नजर आए। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है और चुनौती इस वक्त पुलिस के लिए ये है कि आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह हादसा बताया जा रहा है, रोड एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन क्या यही वजह है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें हैं उसमें लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर खोजी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस कपल को या जितने भी लोग उस वाहन में सवार थे उनको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जाए, उनको बरामद किया जाए ताकि उनके घर तक उनको पहुंचाया जाए किसी भी अवस्था में। तो फिलहाल ये एक और बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा चैलेंज। जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही कपल है जो सिक्किम से लापता हुआ है। अभी तक इनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। जब परिवार ने इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी जानकारी पुलिस तक दी तो पुलिस ने तुरंत से इस पूरे मामले को लेकर छानबीन करना शुरू कर दिया है। जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर इस वक्त सभी जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर वहां की स्थानीय पुलिस हो, वो भी जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी जिस टेम्पो में सवार थे वो भारी बारिश के बीच तिस्ता नदी में गिर गया था और उसके बाद टेम्पो गिरने के बाद ये दोनों बहुत दिन से लापता है और अभी ये कहा जा रहा है कि इनकी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही है। तलाश में अधिकारी जो है वो जुटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये कपल जो है लाचेन से लुचेन जा रहा था और ये इस बीच एक्सीडेंट पेश आया, जहां पर लाचेन में जब बारिश जो है बीते दिनों काफी ज्यादा रही है इन एरियाज में, तो उसके कारण ये एक्सीडेंट पेश आया। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन कोशिशें चाहे वो रेस्क्यू टीम्स के द्वारा हो या फिर पुलिस हो, उनके द्वारा की जा रही है ताकि इस कपल की तलाश की जा सके। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि ये दोनों मिल जाएं और इन दोनों को जल्द से जल्द उनके परिवार को सौंपा जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये दोनों किस अवस्था में होंगे, क्या इनकी हालत होगी, किस हालत में होंगे, ये बड़ा सवाल है। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कपल जो है वो एक के बाद एक मिसिंग हो रहे हैं। पहले कपल का जो पूरा खुलासा था वो हो गया है, लेकिन अब दूसरा जो एक जोड़ा है वो अभी भी लापता बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। आपको बताते चलें कि सिक्किम के उत्तर जिले के तुंगथांग क्षेत्र में टेम्पो ट्रेवलर के गहरी खाई में गिरने की घटना को आज लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील के राहाटीकर गांव निवासी नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हादसे के बाद से परिजनों की उम्मीदें टूटने लगी हैं, आंखें लगातार नम है और हर पर परिजन एक सूचना के इंतजार में बीत रहे हैं। आपको बताते चले कि कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को हुई थी और दोनों कपल 25 मई को हनीमून पर सिक्किम गए थे। जी ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर सिक्किम में एक और कपल जो है वो लापता हो चुका है और इस बीच लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है और इसी में हनीमून मनाने ये कपल गया था और अभी तक लापता है। तो फिलहाल पुलिस की टीम इनकी तलाश में है। हालांकि ये प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और ट्रेन से वहां पर गए थे हनीमून मनाने के लिए, लेकिन बीच में रास्ता खराब होने के चलते, बारिशों के चलते ये एक्सीडेंट जो है पेश आया, जिसमें ये तिस्ता नदी में गाड़ी गिर गई और उसके बाद ये कपल दोनों लापता है। तब से कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो रेस्क्यू टीम्स हो या फिर पुलिस हो, छानबीन कर रही है ताकि इनका पता। मैं शेर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से राहाटीकर गांव का निवासी हूं। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में
गिर गए, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दें एक बार। आज यहाँ 8वां दिन है, हम लोग घटना स्थल पे जाके देख रहे हैं। हमारे साथ जो बचाव कार्य हो रहा था उसमें जो कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि बचाव कार्य और तेज किया जाए और मैं जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा घर। मैं अपने देश के सभी भाइयों से, सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बेटे और बहू को सुरक्षित बचे रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। सर, अंकिता आपकी बेटी हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जब घटना घटी, जो है दुर्घटना हुई, तो उसके पहले आपकी अंतिम बार कब बात हुई थी? हमारी 29 को रात को 8:02 बात हुई। जी, तो अंकिता से क्या बात हुई आपकी? बात हमारी हुई कि बेटी ने बोला कि हम खाना पीना खा के होटल में जी 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 उसके बाद सुबह जी सुबह निकलेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो है? अभी तो आज भी वहाँ चल रही है रेस्क्यू। जी एसपी साहब, हमारे रिश्तेदार, हमारे समझी जी, जी हमारे बच्चे सब लगे हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये घर वालों का कहना है। आगे एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई जो है वो जारी है और इस बीच झुग्गियों पर डीडीए का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो ये गोविंदपुरी में पूरी बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त जो है वो किया गया है। तो दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो अवैध तरीके से अतिक्रमण की गई झुग्गियां हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। ये डीडीए का बड़ा एक्शन अभी इस वक्त देखने को मिला है, जहां पर लगातार दिल्ली सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण को दिल्ली से हटाया जा रहा है, लेकिन इस पे जुबानी जंग भी चल रही है। कल वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे कि आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही जब चुनाव हुए थे उससे पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा था। इसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट किया था कि दिल्ली में अवैध लोगों को बिल्कुल भी बसने नहीं दिया जाएगा। जो भी अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनका आशियाना, उनका जो भी वहां पर स्ट्रक्चर्स हैं, जो ढांचे हैं, उन्हें ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। यही बड़ी खबर इस वक्त फिर से आ रही है। गोविंदपुरी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर के जरिए उन सभी स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया जा रहा है जो इलीगली वहां पर स्थापित किए हैं, बनाए गए हैं। उनको फिलहाल निस्तानाबूद करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो अवैध रूप से वहां पर बस रहे थे। इसी को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो बनी हुई दिल्ली में नई सरकार है, ये इसको लेकर कार्रवाई में संलिप्त नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये आयुष्मान योजना से जुड़ा भ्रष्टाचार, 10 करोड़ का घोटाला लखनऊ से, जहां पर अस्पतालों की भूमिका, संदिग्ध साचीज के कर्मचारी रडार पर हैं और स्टेट एजेंसी साचीज के कर्मचारियों की सूची पुलिस ने तैयार की है। पुलिस उनको बना रही है। अस्पतालों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है क्योंकि ये आयुष्मान योजना से जुड़ा है, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 10 करोड़ के घोटाले का मामला, करीब 10 करोड़ की ये रकम बताई जा रही है, जिसमें घोटाले का मामला सामने आया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यही इसमें कई हॉस्पिटल की लिस्ट जो है वो भी सामने आई है, जहां पर तमाम घोटाला 10 करोड़ का लगभग सामने आया है। और ये एक और बड़ा स्कैम है जिसका पर्दाफाश जो है वो यूपी के लखनऊ में हुआ है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कुल मिलाकर 11 जिलों में 29 ऐसे
हॉस्पिटल्स हैं जिसमें यह आयुष्मान योजना का 10 करोड़ का घोटाला सामने आया है। तो बड़ा स्कैम और इस पर कार्रवाई जो है वो जारी है। राजस्व को काफी नुकसान इससे पहुंचा है और आप देखिए कि आयुष्मान योजना जो जनता तक, जो आम आवाम तक पहुंचनी चाहिए थी, कितना बड़ा घोटाला, 10 करोड़ का घोटाला जो है फिलहाल ये किया है। लेकिन कर्मचारियों की सूची बन रही है, यानी कि खतरे की घंटी उन पर अब मंडरा रही है और राजस्व को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसके चलते अब ये जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। चलिए, गौरव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। गौरव, 10 करोड़ का ये घोटाले का मामला सामने आया है, जरा विस्तार से जानकारी बताइए, पूरा मामला क्या है और कैसे इस इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है? देखिए शीतल, आयुष्मान कार्ड की एक योजना जो कि गरीब वर्ग जो है उसको अस्पतालों में 5 लाख तक का जो इलाज है उसको मुफ्त कराने के लिए देश की यानी कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से बनाई गई एक योजना है, जिसको राज्य स्तर पर उसका फायदा देने के लिए सीधे तौर पर उसमें कार्य किया जा रहा था। लेकिन जिस कंपनी के पास टेंडर था, ये बताया जा रहा है तकरीबन उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 से 40 अस्पताल लगभग ऐसे हैं जहां पर अपने लोगों को, निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका फर्जी तरीके से प्रयोग किया गया। इसमें सीधा राजस्व को तकरीबन 10.5 लाख रुपए तक का जो है, 10 करोड़ रुपए तक का जो है वो नुकसान झेल रही सरकार, जिसमें सीधा सरकार को भुगतना पड़ेगा इस एजेंसी के कारण। हालांकि एजेंसी के मालिक के खिलाफ, एजेंसी के कर्मचारियों जुटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी पुलिस के द्वारा उन अस्पतालों की सूची बन रही है जहां पर प्राइवेट कर्मचारियों ने मिलकर इस खेल को अंजाम दिया। तकरीबन 10 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया जा रहा है। मुख्य तौर पे वो गरीब लोग, वो लोग बीपीएल कार्ड धारक लोग जो अपना इलाज, बड़ी बीमारियों का इलाज अस्पतालों में पैसे देकर नहीं करा सकते, उनको भारत सरकार की ओर से ये योजना का लाभ देने के लिए राज्य स्तर पर उसे लागू किया गया था। मगर इस पर भ्रष्टाचार को जिस तरह से लागू हुआ, इस तरीके से चरम सीमा को तोड़ते हुए कि उस पर भी घोटाला किया गया। तकरीबन 10 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया जा रहा है। जी गौरव, यहाँ पर अब सवाल ये आ रहा है कि जब ये लिस्ट जारी हुई है, हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा खतरा इसमें डेटा सिक्योरिटी को लेकर है, जिसके चलते ऑडिट भी होगा, उसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है, उसको भी समझाइएगा। क्योंकि यहाँ पर 11 जिलों में 29 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और अभी ओवरऑल इस योजना के तहत जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें भी देखा जाए तो कई बड़े घोटाले हर जगह निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए रूपाली, तकरीबन 75 जिले हैं, 76 जिलों में सभी को उसी के अनुसार जो आयुष्मान योजना थी सभी को लाभान्वित करना था। प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य था कि सभी को लाभान्वित किया जाए। लेकिन जब कंपनी की तरफ से इस तरीके के फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डेटा लगा करके अपने लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, तो जाहिर है कि उस पूरे मामले में जब ये घोटाला सामने आया है तो इसका ऑडिट भी होगा। ऑडिट के बाद कंपनी के जो मालिकान हैं, सीईओ हैं, उनको भी जांच के लिए कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है। तमाम ऐसे कर्मचारी जो अस्पतालों में मिलकर मिली भगत करते थे उनको भी नोटिस जारी किया गया है। अभी तो सिर्फ 29 अस्पतालों की सूची है, लेकिन ये पुलिस लगातार जांच शुरू है, जांच चल रही है। हो सकता है इसमें कई बड़े अस्पतालों का नाम भी शामिल हो, चूंकि बीपीएल कार्ड के तहत, आयुष्मान कार्ड के तहत कई ऐसे अस्पताल भी आए थे जहां आम आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता था। हो सकता है उन अस्पतालों के नाम भी इसमें आए, लेकिन ये तो पूरी तफ्तीश लखनऊ पुलिस कर रही है। सूची भी तैयार की गई है और प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सौंपा भी जाएगा। ये बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इस पर एक कमेटी गठित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें रिटायर्ड जज से लेकर के तमाम आला अधिकारी होंगे। वो इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद ही निकल कर आएगा कि क्या मामला है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस हवाले से देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है जहां पर आयुष्मान योजना जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, उसका मुनाफा लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वहां पर घोटाला ये है कि डेटा किसी और का, नाम किसी और का, पैसा किसी और को पहुंचा। तो अब कार्रवाई जारी है, देखना है कि आगे क्या कुछ निकलेगा। और बढ़ेंगे यूपी के हवाले से ही बात होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग में और मजबूती पैठ जो है वो करने वाली है और आज धार्मिक स्थलों के बाहर चौपालें जो है वो आयोजित की जाएंगी। 12 जून से मोदी के साथ मुसलमान अभियान भी शुरू होगा। शहीद जवानों के परिवारों और छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम, खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ समेटने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये बड़ा कदम माना जा सकता है। धार्मिक स्थलों के बाहर
प्रदर्शनियां की जाएंगी। खास तौर पर जो अभी 11 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर भी बीजेपी जोरों शोरों से अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में अल्पसंख्यकों के लिए ये बड़ा कदम, अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर अल्पसंख्यकों के साथ जो कहीं ना कहीं भेदभाव करने की बात जो है, या योजनाओं के जरिए उन्हें लाभ ना पहुंचाने की बात, या बाकी अन्य आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी की ये मुहिम अब सीधे बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव की राह पर चल पड़ी है। और इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस मुहिम की रफ्तार क्या होगी, इस मुहिम का अंजाम क्या होगा, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता फिलहाल इस पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये कितना बड़ा कदम है अल्पसंख्यकों के लिए, फिलहाल उन्हें आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया कदम जो है वो उठा रही है, जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी के साथ मुसलमान। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी पर हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं, क्या ये इतनी आसान रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल शीतल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, और अगर सबसे बड़ी बात करें तो तमाम जैसे हिंदू मुस्लिम की बात को लेकर तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की हिंदू वोटर पर बहुत बड़ी मजबूती है और बहुत बड़ी पकड़ है। अब बिहार चुनाव है और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में 64 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट हासिल की थी, उसके बाद बीजेपी बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा हुआ था। जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ और उसमें समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 42 सीट गठबंधन के साथ जीती और बीजेपी जो है सीटें घटकर कुल 33 सीटों पर रह गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी डरी हुई है उस चीज से और उसको दोबारा से उस चीज की चूक नहीं करना चाहती। तो उसको लेकर के जैसे मोदी के साथ मुसलमान, नया संदेश, नया प्रयास, इसके तहत जो धार्मिक स्थलों के बाहर चौपाल लगाने की जो बात की जा रही है, आज से इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमान वोटर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और उस जो आरोप लगते आ रहे हैं कि मुसलमानों के बीजेपी खिलाफ है, उसके जरिए जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो जगह जगह पहुंचकर लोगों को समझाएगा, लोगों को बताएगा कि बीजेपी आपके साथ है और आपको क्या क्या लाभ दे रही है। यहाँ पर विजेंद्र, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, अल्पसंख्यक वर्ग हो या मुसलमानों की अगर खास तौर पर हम बात करें, कई बड़े फैसले उनके हित में लिए गए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, वक्फ बोर्ड हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं इक्वेशंस चेंज हो सकती है, क्योंकि ये भी देखने को मिला था जब ट्रिपल तलाक जैसा फैसला लिया गया, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने काफी ज्यादा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो लगातार मुसलमानों को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाता रहा है और मुस्लिम पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता दूं, संभल को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे, संभल में तमाम तरह आरोप सरकार पर लगाए, तो इसको लेकर सरकार उस चीज को क्लियर करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो इसी के बहाने जो है इसी चीज को लेकर के धार्मिक स्थलों पर चौपाल लगा करके लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार ने आपके हित में क्या क्या किया है, क्योंकि 2027 में हर कीमत पर बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई चूक करना नहीं चाहती और उसके लिए तमाम आयोजन किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन विजेंद्र, एक तरफ से अखिलेश यादव का एमवाई फॉर्मूला, पीडीएफ फॉर्मूला, ये तमाम फॉर्मूले जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीच रखे हैं, इससे पहले लोकसभा में अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को फायदा भी पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इतना आसान होगा इसको भेद पाना, क्योंकि पूरी पकड़ जो है वो बनाई रखी है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, बिल्कुल शीतल, आपका बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पीडीए की बात करें या फिर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में बात करें, तो जिस तरह से मुस्लिम वोट है वो अखिलेश यादव के साथ रहा है, लेकिन पिछली 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने जो कार्ड खेला था उसमें समाजवादी पार्टी पूरे एक तरह से कहें पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी उभर के आई लोकसभा चुनाव में। तो उसको लेकर के आपकी बात बिल्कुल सही है, इतना आसान तो भाजपा के लिए नहीं होगा मुस्लिम वोटर को अपनी ओर खींचना, लेकिन देखना ये होगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का कितनी कामयाबी ये चौपाल के माध्यम से ले पाता है। जी, ठीक है विजय।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए अगर आकर्षित किया जाए, लेकिन नाकामी भी होगी अगर मुसलमानों को अपनी तरफ ना खींच पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनौतियां हैं। एमवाई फॉर्मूला जो अखिलेश यादव की तरफ से बनाया गया है उसको तोड़ना थोड़ा सा यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। औरैया से बड़ी खबर है जहां पर पूर्व मुखिया की हत्या का मामला सामने आया है बिहार से, जहां पर औरंगाबाद की बड़ी खबर है। और सुबह 4 बजे घटना को अंजाम दिया गया। आज सुबह 4 बजे का मामले में पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है और हिरासत में 3 लोगों को लिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक की पहचान जो है ओबरा थाना क्षेत्र, ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जहां पर पूर्व मुखिया की हत्या का मामला है और इसमें पुलिस जो है वो जांच कर रही है। 4 बजे सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर आपको बता दें कि जो व्यक्ति है उसका नाम अजीत कुमार सिन्हा बताया जा रहा है और पुलिस अब हर पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी इस हवाले से जारी है ताकि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो। बिल्कुल, देखिए सुबह 4 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है औरंगाबाद में, जहां पर पूर्व मुखिया की हत्या का मामला आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये हत्या जो है ये क्यों की गई है, किस मामले पर की गई है, क्या कोई पुरानी रंजिश है, आपसी दुश्मनी है या कोई और मामला है, सियासी कनेक्शन है, क्योंकि ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। इसको लेकर अब हर पहलू को जानना पुलिस के लिए बहुत अहम हो चुका है। इस हर कड़ी को जानने के लिए पुलिस ने चारों तरफ फिलहाल वहां पर छानबीन करना शुरू कर दिया है। हर एक एंगल से इस पूरे मामले को जांचा जा रहा है। खास तौर पर जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं उन तीनों लोगों से पूछताछ भी शुरू की गई है ताकि उनसे कोई सुराग निकल जाए, वो कुछ बता पाए। देखना होगा कब तक इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। मनीष वर्मा हमारे सहयोगी फिलहाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या मामला है, जरा समझाइएगा, कहां पर यह हत्या हुई और ये इसके पीछे का क्या पूरा जो चक्रव्यूह है वो रचा गया है, क्या कनेक्शन है? मैं बता दूं कि ये घटना जो है ओबरा थाना क्षेत्र के खाटी गांव की है, जहां पर कि ये हत्या हुई है पहले सुबह 4 बजे। मृतक की पहचान अजीत कुमार सिन्हा के रूप में हुई है, जो 47 वर्षीय हैं और पूर्व मुखिया भी हैं। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें कुछ अजीब बात सामने निकल कर आ रही है। डीएसपी के बयान के अनुसार जो मृतक है, जो आरोपी हैं, उनके घर पर गलत नियत से घुसे थे और इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उसकी इलाज के दौरान कहे या अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। सीता, यहाँ पर घटना का कारण क्या है, ये निकला है इन्वेस्टिगेशन में कुछ, और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं क्या वो जान पहचान के थे, किन वजह से ये हत्या की गई, कुछ पता चला है? देखिए, एसडीपीओ ने अभी जो घटना के तुरंत बाद जो बयान दिया है, उस बयान के आधार पर ये मैं बता दूं आपको कि जो अजीत कुमार हैं, उनके पुत्र के अनुसार उसने बताया, उसके बेटे ने जो 13 वर्षीय अंश है, उसने बताया कि वो घर से उनकी तबीयत खराब थी इसके अंश की, और उसकी मेडिसिन के लिए वो दूसरे घर पर जा रहे थे और इसी दौरान वो जो है गायब हो गए और उनकी लाश मिली। तो आरोप है उनका कि उनकी हत्या हुई है, अगवा करके उनकी हत्या की गई है। पर जो डीएसपी महोदय का वहाँ के बयान आया है, वो बयान जो है, उस बयान के अनुसार जो मृतक अजीत कुमार है वो गलत नियत से जो है वो जो आरोपी है उनके घर में घुसे थे और इसी दौरान उनके साथ मारपीट हुई और मारपीट के क्रम में उनकी गंभीर चोटें आई और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। पुलिस लेकिन हत्याओं का जो सिलसिला है मनीष, ये कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। नियमित रूप से हत्याएं या मर्डर, इस तरह की चीजें निकलकर बिहार से सामने आ रही है। इस पर जाहिर सी बात है वहां पर सवाल तो खड़े होंगे ही, न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल खड़े होंगे और पकड़ जो सरकार की है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। आखिर लगातार ये हत्याओं का सिलसिला जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिहार में मौजूदा समय में हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी आप जिस भी जिले की बात करेंगे तो हत्याएं की खबर लगातार आ रही है। कई सारी हत्याएं हो रही हैं जिसमें संगठित अपराध भी कई सारे हैं। अभी पटना में ही एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई, वहीं जो है सरेराह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी जो है निरंकुश हो गए हैं। इसका
एक कारण है कि जो अपराधियों के बीच से जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों का पुलिसिया खौफ जो है वो समाप्त हो गया है बिहार में, और जिसका ये नतीजा है कि सरेआम जो है अपराधी इस तरह की अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह के कुकृत्य अपराध को कर रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के समर्थन में पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा है छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दी जाए। ये फिलहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये बातें उसमें जिक्र की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये लेटर जो है वो लिखा गया है और इस बीच आप देखिए कि छात्रवृत्ति को लेकर ये बड़ा सवाल है, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आए हैं। उसके बाद पीएम मोदी को ये लेटर जो है वो लिखा गया। तो अब यहाँ पर क्या जवाब मिलेगा प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भी देखने वाली बात है। जहाँ पर अभी फिलहाल लेटर जो है वो दे दिया गया है और समर्थन में राहुल गांधी जो है वो आज, और इस बीच छात्रों का समर्थन कर पत्र जो है उनके द्वारा लिखा गया और यही कहा कि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति को दी जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ा मुद्दा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया है और छात्रों के हित में ये बड़ा कदम और लेटर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने की बात की है और इसमें लिखा है कि जल्द से जल्द इन सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाए, छात्रवृत्ति उन्हें टाइम पर समय पर मिले ताकि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएं, उनकी शिक्षा में या उनकी किसी भी प्रक्रिया में उनको कोई बड़ी बाधा ना आए। इसको लेकर फिलहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी तक ये पत्र पहुंचाने की कोशिश की है और ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से क्या वहां पर रिस्पांस रहेगा, क्या फीडबैक रहेगा और इसके जरिए राहुल गांधी को क्या जवाब मिलने की उम्मीद है, ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये खबर विदेश से लौटे डेलीगेशन के हवाले से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। डेलीगेशन ने अपनी कूटनीतिक यात्राओं की रिपोर्ट जो है वो साझा की है और पूरा बताया है कि क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, मिशन ऑपरेशन सिंदूर जो ये डेलीगेशन वहां पर लेके गया था, वहां पर क्या कुछ बातचीत की, किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट किया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का गढ़ है उससे कैसे बेनकाब किया। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इन डेलीगेशंस ने किस तरह से भारत के सर को ऊंचा करने का काम किया है, भारत के तिरंगे को लहराने और फहराने का काम विदेशों में किया है। इसमें काफी हद तक ये डेलीगेशन वहां पर सफल भी हुए हैं। इनके चेहरे बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो आसपास जितने भी सांसद वहां पर मौजूद हैं, ये तमाम सर्वदलीय डेलीगेशन से जुड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए सांसद हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को लेकर ये बात पहुंचाई जाए, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। और इसमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने वाकई में पाकिस्तान को जो है वो बेनकाब करने का काम किया है रूपाली, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, शशि थरूर हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, सलमान खुर्शीद हो, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत के नाम को ऊंचा किया है और पाकिस्तान को लेकर यह कहा है कि आतंकवाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, वो हमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, फिलहाल हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने एक खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ सामने निकल कर आए हैं वो आपको पहले बताएंगे। विधायक अजय महावर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, संकल्प से सिद्धि आप लोगों का कार्यक्रम देश भर के अंदर चल रहा है। 11 वर्ष का कार्यकाल को आप लोग जनता के बीच जाकर के उन्हें समझा रहे हैं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से 11 साल में देश ने एक नई करवट ली है। पुराने गड्ढे भरकर नई विकसित भारत की उड़ान पर है भारत अभी। सैन्य सशक्तिकरण हो, देश का डेवलपमेंट हो या 11-16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के लाने की बात हो, तो कुल मिलाकर सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और 100 दिन की दिल्ली सरकार ने भी अच्छा काम किया है। 100 कदम पहले, 100 कदम अच्छे हैं और वही बातों को लेकर के हम 11 साल के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प किया था 11 साल पहले, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का जो एक बड़ा मुहिम
पूरा किया है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। 100 दिन का भी कार्यकाल आप लोगों का पूरा हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि 11 साल 100 दिन ये सिर्फ एक हवाबाजी है। हवाबाजी तो उन्होंने की है 10 साल, और क्या किया उन्होंने? जो दिल्ली एक विकसित दिल्ली की तरह दिखनी चाहिए थी, आईटी हब, बिजनेस हब, मीडिया हब, इंडस्ट्री हब, वो क्या दिखी? बहता सीवर, गंदा पानी, गंदी यमुना, गंदा वायु। क्या दिया दिल्ली को? ये दिया उन लोगों ने 10 साल में। तो वो छलनी 72 छेद वाली बोल रही है। 100 दिन में हमने अच्छे काम किए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया है, आरोग्य मंदिर का काम चल रहा है, सड़कें भरी जा रही हैं, वायु प्रदूषण पिछले 10 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पे AQI रहा है, सीवर ठीक हो रहे हैं, तो यमुना जी साफ हो रही हैं। कायाकल्प बदलती दिल्ली दिख रही है, और हम तो 5 सालों में ही चेहरा बदल के दिखाने वाले हैं। धैर्य रखिए, अब अगले 50 साल भी आप आने वाले नहीं है। सर, हीट वेव्स बहुत हैं दिल्ली में। आप लोगों ने प्लान था कि अगर दिल्ली में गर्मी ज़्यादा होगी, हीट वेव्स होगी, तो उसके लिए भी प्लान किया जाएगा। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? दिल्ली की जनता गर्मी से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। गर्मी, देखिए इस बार तो इंद्रदेव की बड़ी कृपा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, 2 दिन से पड़ रही है 44-43 डिग्री के आसपास, और हीट वेव को लेकर स्प्रिंगल्स सभी जगह चल रहे हैं, और हम तो एडवाइस भी कर रहे हैं दोपहर में ज़रूरी काम से बाहर निकले, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी इसमें सहायक सिद्ध हो रहा है। हर जगह हम लोगों ने पानी के पीने की व्यवस्था कर रखी है ताकि लोग पानी ठीक से पी सकें, और इसके अलावा जल्दी ही बाकी बड़े उपाय, क्योंकि सरकार अभी आपको पता नई सरकार है, अभी सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं। हमने नहीं कहा कि हमने सारा जहां नाप लिया, लेकिन हम ठीक करने की दिशा में हम अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो बिल्कुल आपने सुना कि अजय महावर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले को लेकर। आगे बढ़ेंगे जहां पर 11 साल बेमिसाल को लेकर बात होगी, और आपको बता दें कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की है, और इसमें उपलब्धियां जो है भारतीय जनता पार्टी की गिनवाते हुए नजर आए कि क्या क्या इन 11 सालों ने सरकार ने जो है वो जनता को दिया है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे, हम उससे 5वें पायदान पर आए, और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। इसलिए 2014 को और देखते हुए तो हमें एक समय याद आता है जब भारत चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पथ प्रदर्शक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मजबूत संकल्प, अदम्य इच्छा शक्ति, जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। उन्होंने न केवल भारत को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक और शक्तिशाली पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज भारत की आवाज विश्व मंच पर न केवल आदर से सुनी जाती है, बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो जनहितैषी कार्य हुए हैं, उनका पूरा वर्णन प्रेस वार्ता में दिया नहीं जा सकता। फिर भी आपके समक्ष कुछ प्रमुख विवरण रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया, इसलिए उन्होंने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अंधता, नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, उनमें पीएम गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का काम किया। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराया गया। माता बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार में 60% मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। आप अगर कहेंगे किसान के लिए वर्ष 2013-14 में तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 3,70,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 2021 से 26 के लिए PM कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। PM मातृ वंदना योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर के 26 सप्ताह किया गया। उज्ज्वला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को आप सुन रहे थे। 11 साल की उपलब्धियों को लेकर वो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक और बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर जालंधर में स्पोर्ट्स हब बनेगा। ये बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर स्पोर्ट्स हब का आज शिलान्यास होगा और ये स्पोर्ट्स हब उन युवाओं को समर्पित किया जाएगा जो युवा प्रतिभाशाली हैं, जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, खेलों में रुचि रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर फिलहाल ये अत्याधुनिक स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। जालंधर में इसको बनाया जाएगा। पंजाब के जालंधर से ये फिलहाल बड़ी उपलब्धि निकलकर सामने आ रही है, जो सरकार वहां पर वहां के युवाओं के लिए, वहां के उन लोगों के लिए जो खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने राज्य और देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, उसके लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। बिल्कुल, इसका उद्घाटन आपको बता दें कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल केजरीवाल और भगवंत मान ये उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर अगर स्पोर्ट्स को लेकर बात की जाए, ना ही सिर्फ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित जो है किया जाएगा। स्पोर्ट्स हब का आज शिलान्यास होने वाला है और पंजाब को ये बड़ी सौगात आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, जहां पर केजरीवाल और भगवंत मान इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये अत्याधुनिक स्पोर्ट्स हब होगा, यानी कि मॉडर्नाइज्ड होगा। हर एक तरह की जो खेल की सुविधाएं हैं, जितनी भी बच्चों को जरूरतें हैं, वो सब इसमें मिलने वाली है। तो जालंधर में ये बनने वाला है, इसका शिलान्यास, उद्घाटन आज होगा। बच्चों को एक बड़ी सौगात, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अगर बात की जाए नशे में जो बच्चे संलिप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ खेल में उन्हें जोड़कर बढ़ावा जो है दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी रुचि रुझान जो है खेलों में डाले, पढ़ाई में डाले। इसके चलते ये मान सरकार का एक बड़ा फैसला है, जिसमें आज स्पोर्ट्स हब का शिलान्यास किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें जो सुविधाएं होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी, ताकि उन्हें इंटरनेशनली तैयार किया जाए और कभी भी देश के लिए उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो उनको फिलहाल वहां पर पहुंचाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर है हरियाणा से, और ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरियाणा में 2 फर्जी अस्पतालों पर FIR जो है वो दर्ज हुई है। पूरा मामला क्या है आपके सामने। रोजाना 140 से ज्यादा मरीज आते थे और OPD के नाम पर हजारों की वसूली वहां पर होती थी और इन दोनों पर फर्जी जो FIR है फर्जी अस्पतालों पर वो दर्ज की गई है। इसमें CM फ्लाइंग और हेल्थ डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई भी वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस फर्जी अस्पताल में रोजाना 140-150 से ज्यादा मरीज जो है वो आते थे और यहाँ पर हजारों की वसूली जो है OPD के नाम पर की जाती थी। फिलहाल ये बड़ा जो घोटाला है, फर्जीवाड़ा है, ये देखने को मिला है। फिलहाल हरियाणा में ये 2 अस्पताल है, जिसमें से एक का नाम देव EH क्लिनिक है और दूसरे का नाम आपको बता दें कि यहाँ पर SK क्लिनिक सामने आया है और ये दोनों पानीपत में है। इन दोनों पर कार्रवाई जो है वो की गई है। फर्जीवाड़े की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में जहां बीमारी का इलाज करवाने लोग आ रहे थे, आपको बता दें कि ना ही सिर्फ अस्पताल फर्जी है, बल्कि उसके अंदर काम कर रहे लोग भी फर्जी बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए 140 से ज्यादा मरीज रूपाली वहां पर रोज आते थे। ओपीडी के नाम पर हजारों की वसूली की जाती थी और फिलहाल ये भनक जो है स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच चुकी है और सीएम फ्लाइंग तक पहुंच चुकी है, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई की है। 2 अस्पतालों पर फिलहाल एफआईआर लगी हुई है, जांच पड़ताल भी हो रही है कि आखिर ये प्लान जो है वो कहां से तैयार हुआ और लोगों को कैसे वहां पर लूटा जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों के नाम पर लूटना ये नई बात नहीं है। बहुत मामले इस तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं, देश या किसी राज्य से अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अस्पतालों के नाम पे या सुविधाओं के नाम पे, उपकरणों के नाम पे उन्हें लूटा जा रहा है, फर्जी तरीके से उनसे पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक और फर्जीवाड़ा वाराणसी से, और ये फर्जीवाड़ा क्या है? वीआईपी दर्शन के नाम पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर इस वक्त सामने आया। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें पुजारियों की अगर बात की जाए, लोगों से पैसे लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करवाने की बात जो है वो कहते थे और इसके चलते दुर्व्यवहार जो है उनके द्वारा जो वहां पर श्रद्धालु आते थे उनके साथ किया जाता था। इसके चलते ये फर्जीवाड़ा जब सामने आया, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, दुर्व्यवहार किया जाता था। 11 फर्जी पुजारी और पंडा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और यही कहा जा रहा है कि आगे भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल वाराणसी की अगर बात की जाए, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का धाम, जहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। 21 फर्जी पुजारी और पंडा इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 21 ऐसे लोग हैं जिन पर फिलहाल गाज गिरती हुई नजर आ रही है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये क्या करते थे? ये प्रमुख मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से पैसा लेते थे और उसके बाद उनसे दुर्व्यवहार भी करते थे। इसी को लेकर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की गई है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।